10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीक्षा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं, हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी नोएडा से जुड़ गए हैं, हमारे साथ संजीव शर्मा पुंछ से जुड़ गए हैं और हमारे साथ अजहर हुसैन श्रीनगर से जुड़ गए। सबसे पहले ईशा, आपके पास आते हुए अगर पंजाब और हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की जो अहम बैठक है मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है और इसमें करीब करीब 11 एजेंडों पर चर्चा होगी। और ऐसे में माना जा रहा है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी, जिसको लेकर चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है मान सरकार, क्योंकि आज जो किसान हैं ट्रैक्टर मार्च भी मान सरकार के खिलाफ आज निकाल रहे हैं। जो ये पॉलिसी सरकार लेकर आई है, इसके मुताबिक किसानों का आरोप है कि किसानों से जो उनकी फसल उगाई गई जो खेती है उसे कहीं ना कहीं सरकार ख़त्म करना चाहती है और उस ज़मीन को हड़प कर बिल्डर्स को देना चाहती है। इस तरीके के आरोप किसानों के हैं और ऐसे में कई संशोधन इस पॉलिसी में सरकार की तरफ से किया गया है। सरकार का कहना है कि उचित मुआवजा किसानों को दिया जाएगा अगर उनकी भूमि अधिग्रहण भी की जाती है, लेकिन यहाँ पर लगातार आरोपों में गिरती नजर आ रही है और मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुँच चुका है। और ऐसे में अगली सुनवाई में सरकार से इस पॉलिसी का ब्यौरा भी हाईकोर्ट में तलब किया गया है। इन सब के बीच आज सरकार क्या इस पे और संशोधन करती है या नहीं, तो इस पे नज़र रहेगी। साथ ही देखिए, मॉनसून सत्र जिस तरीके से इस वक्त चल रहा है संसद का, और ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं वो भी मॉनसून सत्र बुलाने जा रही है। ऐसे में मॉनसून सत्र की तारीखों का क्या ऐलान होता है, क्या मोहर लगती है, इस पर भी नज़र रहेगी। और आज अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में मौजूद हैं। शाम 7 बजे के करीब मोहाली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से चुनाव में या आम आदमी पार्टी को उतरना है। 2027 में विधानसभा चुनाव पंजाब में होने हैं, लेकिन उससे ठीक पहले तरन तारण को लेकर जो तैयारियां हैं वो जुटी हुई है। यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारियों में इस वक्त आम आदमी पार्टी जुटी है। और दिल्ली में सत्ता हाथ से निकल गई, पंजाब में ऐसा ना हो और सरकार दोबारा से यहाँ पर दोहराई जाए, इसकी रणनीति बनाने को लेकर जद्दोजहद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं और दिल्ली से तमाम नेता चंडीगढ़ में ही मौजूद हैं। देखिए, इस पर नज़र रहेगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी हरपाल सिंह चिम्मा वित्त मंत्री दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी देंगे। किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला माना जा रहा है कि किया जा सकता है। युद्ध नशे के विरुद्ध यहाँ पर चलाया जा रहा है, इसकी मुहिम को लेकर भी सरकार क्या कदम उठाती है इस पे भी नजर रहेगी। लेकिन नशे को लेकर देखिए, जिस तरीके से कंगना रनावत ने निशाना साधा था पंजाब पर, तो ऐसे में बीते कल कैबिनेट की जो बैठक हुई है हिमाचल प्रदेश की, उसमें एक अहम निर्णय लिया गया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी, जो नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा जिसमें उनसे ये लिखवाया जाएगा, उन्हें बताना होगा कि जो कर्मचारी है किसी प्रकार का नशा वो करता नहीं है। अगर वो नशा करता हुआ पकड़ा गया या नशा तस्करी करते हुए, तो उस पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके साथ पुलिस भर्ती में भी डोप टेस्ट को अनिवार्य हिमाचल सरकार की तरफ से कर दिया गया है। पंजाब के साथ साथ देखिए, पहले जो पंजाब है वो नशे की चपेट में इस वक्त बुरी तरीके से फंसा हुआ है, अब हिमाचल प्रदेश भी इसकी चपेट में है और साथ साथ हरियाणा भी। और यही वजह है कि जो तमाम सरकारें हैं लगातार काम करती हुई नजर आ रही हैं। मान सरकार की तरफ से युद्ध नशे के विरुद्ध यहाँ पर छेड़ा गया है, नशा तस्करों की गिरफ्तारी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन यहाँ पर नशे को किस तरीके से जड़ से तोड़ना है इसकी जो पूरी कोशिश है, उसके बावजूद भी अभी तक जो सरकार है नशे को जड़ से उखाड़ नहीं पाई है। जो युवक हैं वो तो इसकी चपेट में पहले थे ही, लेकिन अब युवतियां भी इसकी चपेट में हैं, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। साथ ही साथ एक चिंता का विषय भी है कि किस तरीके से जो यूथ है वो नशे की चपेट में यहाँ पर नजर आ रहा है और इसका सीधा सीधा फायदा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ के युवाओं को बरगलाकर उन्हें पैसे देकर जो ड्रग्स की तस्करी है वो करवाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री की तरफ से
जो संगठन को लेकर एक किस तरीके से हरियाणा में मजबूत किया जाए संगठन को, इसकी कोशिश की जा रही है। तीसरी बार भले ही सत्ता में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में काबिज हुई हो, लेकिन कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसमें 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी बहुत ही मामूली अंतर से जीती है। ऐसे में इन सीटों पर किस तरीके से खुद को मजबूत किया जाए, इसको लेकर विधायकों की ड्यूटी नायब सिंह सैनी की तरफ से लगाई गई है और जो 42 विधायक हैं उन्हें अलग अलग जो विधानसभा हलके हैं वो सौंपे गए हैं और उनसे एक रिपोर्ट भी तलब की गई है कि कारणों का पता लगाया जाए कि किस वजह से भारतीय जनता पार्टी कम वोटों के अंतर से जीती है और किन जगहों पर अगर हारी है तो उसके पीछे की वजह क्या रही है। इसको लेकर किस तरीके से खुद को मजबूत किया जाए उसकी कोशिश की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर को लेकर देखिए, मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव यहाँ पर हो चुका है। पंजाब और हरियाणा में बारिश का अलर्ट है और हरियाणा चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। लेकिन 3 और 4 तारीख की अगर बात करें अगस्त की, तो भारी से भारी बारिश की पहली यहाँ पर चेतावनी जारी कर दी गई है और पंजाब सरकार की तरफ से बाढ़ को लेकर भी पहले ही पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं और इसके बारे में बाकायदा जानकारी जो जल संसाधन मंत्री हैं उनकी तरफ से भी दी गई है कि चेक डैम बना दिए गए हैं और लोगों को घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चौथी बड़ी खबर की अगर बात करें तो पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है राज्यों के बीच में, चाहे राजस्थान पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें या हिमाचल की। और बीबीएमबी की अगर बात करें वहाँ पर जिस तरीके से हिमाचल और पंजाब की पुलिस की तैनाती है, लेकिन बीबीएमबी चाहता है कि वहाँ पर सीआईएसएफ की तैनाती हो और ऐसे में जिस तरीके से हरियाणा को अतिरिक्त पानी पंजाब ने नहीं दिया था और वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था बीबीएमबी में जाकर, और ऐसे में अब जो बीबीएमबी है उनकी तरफ से ग्रांट दे दी गई है केंद्र सरकार को कि सीआईएसएफ की जो तैनाती है वो जल्द से जल्द की जाए। दूसरी तरफ देखिए, विधानसभा में सरकार इसको एक विधेयक भी लेकर आई थी विधानसभा में जिसमें ये खारिज किया गया था कि बीबीएमबी में किसी भी तैनाती सीआईएसएफ की नहीं होगी और वहां पर तैनाती होगी पंजाब पुलिस की। लेकिन इस सब को दरकिनार करते हुए भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से राशि की अदायगी 1 साल की कर दी गई है केंद्र सरकार को, यानी कि अब जो बीबीएमबी की जो सुरक्षा है वो सीआईएसएफ अपने हाथ में लेगी। और यहाँ पर देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की और पंजाब में आम आदमी पार्टी की। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हमने हरियाणा को पानी नहीं दिया था अतिरिक्त, और यही वजह है कि उसी का बदला यहाँ पर केंद्र सरकार ले रही है और सीआईएसएफ की तैनाती यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब ये देखना है कि सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर ग्रांट दे दिया गया है केंद्र सरकार को, तो सीआईएसएफ की तैनाती कितनी जल्द यहाँ पर हो पाती है या नहीं, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर रहेगी। जी बिल्कुल। और ईश्वर देखिए, वाकई ये काफी अहम खबरें हैं। और नशे का सिंडिकेट तो हरियाणा में तो सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो पंजाब में सबसे ज्यादा, लेकिन हरियाणा भी धीरे धीरे इसकी चपेट में आ रहा है। लेकिन नायब सिंह सैनी जो है लगातार कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास वापस लौटूंगी राजकुमार, अगर मैं देश और विदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की, और उसके बाद फिर अन्य प्रदेशों की बात करेंगे। देखिए, भारतीय अगर देश की बड़ी खबर की बात करें तो जो प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिन के दौरे पर जा रही हैं। वो बांग्लादेश, वो क्षमा कीजिएगा, वो पश्चिम बंगाल जाएंगे और पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड का उनका दौरा है। 4 दिन जाएंगे, वहाँ विशेष कार्यक्रमों में वो शरीक होंगे और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में, कई योजनाओं के बारे में वो उनका लोकार्पण करेंगे, कई का उद्घाटन करेंगे। उनके विशेष कार्यक्रम 4 दिन के लगे हुए हैं। उसके अलावा बात कर लें तो एक दूसरी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है देश से, वो बड़ी खबर ये आ रही है कि हमारे जो जल सेना प्रमुख हैं एडमिरल त्रिपाठी, वो जा रहे हैं 4 दिन के दौरे पर जापान, और जापान के साथ बहुत सारे जो समझौते हैं उन समझौतों पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी और चर्चा होकर उस पर चिंतन मनन होगा। ये 2 जो बड़ी खबरें हैं, इन बड़ी खबरों को इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति हमारी प्रथम नागरिक हैं। उनका जो दौरा है काफ़ी दिनों के बाद उनका ये दौरा जो है ये लगा है। उसके बाद अगर तीसरी खबर की बात कर लें तो तीसरी बड़ी खबर राज्यसभा में आज जिस तरीके से चर्चा का समय मुकर्रर किया गया है, कल लोकसभा में जिस तरीके से 16 घंटे तक इस पर ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा हुई, और चर्चा के बाद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ से बात करें तो चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें, चाहे प्रियंका गांधी की बात कर लें और चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम तरह के जो एक सकारात्मक जो चर्चा हुई है, क्योंकि विपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिला है पूरा, और सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से स्पष्टीकरण दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर बयान पर बात करें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उस ऑपरेशन सिंदूर में कहीं किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय कोई दबाव नहीं था। तमाम जो देश थे उन देशों ने भारत की सराहना की, भारत का समर्थन किया, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में एक भी देश नहीं उतरा। और जहाँ तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जो बात करते हैं कि ट्रंप के कहने पर ये युद्ध जो है ये विराम हुआ है, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे स्पष्ट तौर पे एक जानकारी ये देने का प्रयास किया कि पाकिस्तान कोई बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन मैंने उसे जवाब दिया कि बड़ा हमला अगर होगा तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान मुंह की खाएगा। और तमाम जो स्पष्टीकरण हुए हैं, इन स्पष्टीकरणों को कई बार देश के सामने होना था, तमाम तरह के कयास लगाए जाए थे। हालांकि अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बात करें भारतीय, तो समय समय पर सेना जो थी वो मुकर्रर करती रही। दो दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। जो सुबह से लेकर दोपहर तक का जो ऑपरेशन चलता था वो 3 बजे ब्रीफ होता था और शाम को ब्रीफिंग होती थी। तो पूरे देश और दुनिया के सामने जो आधिकारिक जानकारी थी वो सेना की तरफ से रखी जा रही थी, लेकिन इसको लेकर तमाम राजनीतिक चर्चाओं का बाजा गम था। और सदन के बाहर बात करना अलग होता है, सदन के अंदर बात करनी अलग होती है। सदन के अंदर प्रधानमंत्री के संबोधन की बात की जा रही थी, विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी। कल बहुत स्पष्ट तरीके से 1 घंटे से बड़ा भाषण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और देश के सामने ये स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से किन परिस्थितियों में चल रहा है। ऑपरेशन महादेव के दौरान उन 3 आतंकवादियों को, जो 3 आतंकवादी बचे हुए थे, उनको भी कहीं ना कहीं उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हिंदुस्तान जो है वो आतंकवाद से डरेगा नहीं, आतंकवाद से लड़ के मुकाबला करेगा। आज राज्यसभा किस तरीके से चलती है, हालांकि विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। आज विरोध की भी बात सामने आ रही है, लेकिन 12 बजे के बाद किस तरीके से सदन चलती है, इस पर मुझे लगता है कि आज सारे देश की और सारी दुनिया की निगाह रहेगी। एक ऑपरेशन अगर बात करें तो एक सिंदूर इसरो के थ्रू एक सैटेलाइट जो है उसका 5:30 बजे आज जो है वो लॉन्चिंग पैड पर वो तैयार कर लिया गया है। हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं वो उसकी तमाम जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में जुटे हुए हैं। 5:30 बजे उसकी लॉन्चिंग होनी है। ये भी आज मुझे लगता है कि देश के और दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। और सबकी नजरें जो है वो इस पर टिकी होंगी। आपके पास वापस लौटूंगी राजकुमार। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन भी जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अजहर, क्योंकि देखिए कल भी जम्मू कश्मीर चर्चा में रहा और आज भी 2 आतंकी ढेर किए गए हैं पुंछ में, क्या अपडेट है? देखिए, भारतीय जम्मू कश्मीर के मुख्य खबर की ओर अगर हम बात करें, सबसे पहले पुंछ यानी एलओसी सेक्टर के करीब जो है एक इलाका आता है, दशवार इलाका, दशवार सेक्टर। तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को मूवमेंट दिखी और उस मूवमेंट के बाद में वहां पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी की वजह से वहां पे जो 2 मिलिटेंट जिनका ताल्लुक जो है एलईटी यानी लश्कर तैयबा से बताया जाता है, और उन दोनों जो आतंकी थे उनके ऊपर फायरिंग की गई। और इस तरीके से जो अभी तक अपडेट ये आ रहा है कि दोनों मिलिटेंटों को जो है वहीं पे डेट कर दिया गया है, क्योंकि व्हाइट नाइट क्रॉप्स की ओर से भी एक्स पे जो ट्वीट करके बताया गया कि ये जो इनकाउंटर है ये एलओसी के नज़दीक था, क्योंकि ये पुंछ एरिया जो है अभी रिसेंटली वहाँ पे बाबा अमरनाथ, बुड्ढा अमरनाथ यात्रा चल रही है। आज उसका 3रा दिन है। जिस तरीके से हम लगातार तज़किरा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम जो है 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम यात्रा की व्यवस्था के लिए रखी गई है, चाहे बुड्ढा अमरनाथ यात्रा हो, चाहे श्री अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी की यात्रा हो। लगातार इन दोनों यात्राओं पे जिस तरीके से आतंकियों की जो नजरें थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकन्नसी की वजह से, जिसमें 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस बार इस्तेमाल किया गया, और लगातार ये उसी की एक कड़ी है। जिस तरीके से एलओसी के नजदीक आज सुबह ये इनकाउंटर पेश आया, हालांकि इसमें अभी तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और जिनका ताल्लुक जो है लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन में तब्दील किया गया है। क्या कुछ सामने आता है और क्या कुछ ब्रीफ आर्मी के थ्रू आता है, ये इनकाउंटर के बाद में या ये पूरे तरीके से जब प्रेस वार्ता होगी तो उसके बारे में इस इनकाउंटर के बारे में पूरी तरीके से पुष्टि हो सकती है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, मौसम लगातार जो है कल से एक बार फिर जो है मौसम ने करवट ली। लगातार जो है हैवी रेनफॉल, जो काफी बारिशों का जो प्रकोप है वो देखने को मिला, जिसमें काफी सारे इलाके में जो है जल प्रवाह की स्थिति भी पैदा हुई है। इसको पेश नजर देखते हुए पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जो सारे स्कूल हैं उनको बंद कर दिए गए हैं। इसी तरीके से माहौर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे भी, माहौर के कुछ एक इलाके हैं जहां पे भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ घोषणा की गई कि आज दिन के लिए छुट्टी जो है घोषणा की गई है, क्योंकि हमने देखा कि रिसेंटली जब मौसम की खराबी की वजह से वहां पे काफी सारे जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी और उस लैंडस्लाइडिंग के दौरान जो है काफी सारे जो जख्मी भी हुए थे और काफी सारे
सारी जानें भी चली गई थी। इस तरीके से एहतियातन तौर पे जो है इन इलाकों में फिलहाल जो है स्कूल की आज जो है छुट्टी कर दी गई है, लेकिन आशंका ये भी लगाई जा रही है कि कल तक जो है मौसम में बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी मौसम के हवाले से बाबा अमरनाथ यात्रा जो है 2025 में फिलहाल आज के दिन के लिए कैंसिल कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है। दोनों रूटों के जरिए, चाहे बालतल के रूट के बात करें या पहलगाम के रूट की बात करें, दोनों साइड से जो है फिलहाल जो है यात्रा रोक दी गई है। जब भी मौसम में बेहतरी देखने को मिलेगी, ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि कब तक जो है फिर से यात्रा जो है रिज्यूम होगी, लेकिन इतना तय है कि जो ही मौसम में बेहतरी देखने को मिलेगी तब जाके जो है यात्रियों को आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल वक्फे वक्फे से पूरी घाटी के साथ साथ जम्मू के कुछ क्षेत्रों में भी बारिशें देखने को मिली और ये बारिशें जो है पूरी रात भी देखने को मिली। तीसरी अगर हम अहम खबर की ओर बात करें, राहुल गांधी ने ज्यूरिंग जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो एलओसी सेक्टर के पुंछ के काफ़ी सारे इलाकों में चले गए थे जहां पे नुकसान हुआ था पाकिस्तान की गोलाबारी से, फायरिंग से, और काफ़ी सारे जो जानें भी चली गई थी, जिसमें काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो यतीम हो गए थे, जिनमें तकरीबन 22 के करीब जो बच्चे हैं वो यतीम किए गए थे। और उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि इन 22 बच्चों को वो गोद लेंगे और उनकी पढ़ाई का खर्चा जो है अप टू ग्रेजुएशन तक वो पूरा उठाएंगे। और इसी सिलसिले में आज जो है इंडियन यूथ कांग्रेस की जानिब से इसी पुंछ एरिया में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें आशंका ये लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ जो राहुल गांधी का जो उन्होंने वादा किया था कि 22 लड़कों को वो गोद देंगे, बच्चों को वो गोद लेंगे, और इसी सिलसिले में आज ये जो है क्लियर हो जाएगा और इसी प्रोग्राम के जरिए उन बच्चों को गोद लिया जाएगा। अप टू ग्रेजुएशन तक उनको जो है जो पढ़ाई का खर्चा है और बाकी चीज़ें हैं। और ये बच्चे वो हैं जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के थ्रू जो फायरिंग हुई थी, इनके काफ़ी सारे जो घर है वो मिस्मार हुए थे, और उनके साथ साथ जो उनके पेरेंट्स थे वो भी इस फायरिंग में मारे गए थे। और इन्हीं बच्चों को ये गोद लेंगे और कहीं ना कहीं ये समारोह जो है, ये प्रोग्राम जो है पुंछ के डाक बंगलों में 11 बजे अंजाम, यानी अब से कुछ ही देर के बाद ये चलेगा। और इसके बाद में क्या कुछ सामने आता है, लेकिन इतना तय है कि इन 22 बच्चों को फिलहाल गोद लिया जाएगा। इनको जो भी खर्चा होगा अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक वो कांग्रेस की जानिब से यानी राहुल गांधी वो खुद उठाएंगे। अगर हम चौथी खबर की ओर बात करें, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि पर्यटक स्थलों में जिस तरीके से कॉर्पोरेट या हैंडमेड, हैंडलूम जितने भी शॉल वगैरह भेजे जा रहे थे, इसमें रिसेंटली एक इंकशाफ हुआ था कि एक टूरिस्ट जो बाहर से आया था और उसने एक कालीन लिया था जो तकरीबन 1.5 लाख के करीब उन्होंने कालीन लिया था, और उस पर बाज़ाब्ता तौर पे एक टैग लगा था कि ये हैंडमेड टैग है। लेकिन उसके बाद में ये इंकशाफ हुआ कि वो जो कालीन है वो बेसिकली मशीन वाला कालीन है, वो हैंडमेड नहीं है। और उसके बाद में डिपार्टमेंट की ओर से एक संज्ञान लेते हुए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है तमाम तर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी हैंडलूम के, जितने भी हैंडीक्राफ्ट के जितने भी शोरूम है, शॉप्स है, उनकी एक फिर तैयार की जाएगी। समय थोड़ा कम है इसलिए लेकिन ये वाकई में सराहनीय पहल है, और राहुल गांधी अगर ऐसा कोई कदम उठाते तो वो भी सराहनीय पहल होगी। लेकिन जिस तरीके से लश्कर तैयबा के जो लिंक्स निकलकर सामने आ रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की है? बिल्कुल भारती, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री सुबह गोरखपुर में थे, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर गए हुए थे, जहां पे कल उन्होंने दंगल में आयोजित जो भी प्रतिभागी थे पहलवान, उनको पुरस्कृत करने का काम किए थे नागपंचमी के अवसर पे। आज सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किए। वहीं मुख्यमंत्री बच्चों से मुलाकात की, उनको टॉफियाँ दी और गौ सेवा करते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री लखनऊ पहुँच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में सीएम युवा उद्यमी कॉन्क्लेव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित है, जहाँ वो शिरकत करेंगे और तमाम योजनाओं का, परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं राजनीतिक गलियारे की बात कर लें, जो अब्बास अंसारी है, मुख्तार अंसारी का बेटा, 2 साल से अधिक सजा का जो प्रावधान हेट स्पीच मामले में हुआ था, उसके खिलाफ उन्होंने रिट दायर की थी। उस पर आज सुनवाई होने हाई कोर्ट में। देखना होगा कि उनको कुछ राहत मिलती है या नहीं मिलती है। अगर राहत नहीं मिलती है तो उनकी सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं हम शाहजहांपुर की बात करें तो जिस तरह से शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला, मामूली विवाद को लेकर के रिंकू सिंह
साहा नाम के एक एकदम न्यू आईएएस जो अभी एसडीएम के रूप में पहली पोस्टिंग पाए थे, उन पे वकीलों से जिस तरह ने दुर्व्यवहार किया और उनके कान पकड़कर उठक बैठक कराई, ये उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले के लिए और वकीलों का जो एक समूह है, जिस तरह का दृश्य देखने को मिला वो सबको आश्चर्य में डाल दिया। वहीं हम अगर बात कर लें लखनऊ में, तो जिस तरह से पंचायत चुनाव यहाँ होने हैं उसको देख करके कांग्रेस, सपा, बसपा लगातार भारतीय जनता पार्टी में हमलावर दिख रही है। कभी नए प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाए तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए, जैसे मुद्दों को बार बार तुल देते हुए दिख रही है। वहीं प्रयागराज की बात करें तो वहाँ पे गो तस्कर मोहम्मद ऐज नाम के व्यक्ति को जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें पूछताछ में खुलासा हुआ है कि नेपाल के रास्ते वो बांग्लादेश तक गो तस्करी करता था और गो मांस वहाँ तक उसकी सप्लाई जाती थी। तो एक बहुत बड़ी घटना ये भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है कि इतनी सख्ती के बावजूद 2017 से जिस तरह से अवैध स्लॉटरिंग यहाँ पे बंद किया गया, कत्ल खानों को बंद करके सीएम हो गया, इतना गो सेवा को इतना बढ़ावा देते हैं, उसी प्रदेश में गो तस्करी अभी भी चालू दिखाई दे रही है। वहीं हम छांगुर की बात कर लें अवैध धर्मांतरण मुद्दे पे, तो 6 राज्यों में 26 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और आगरा में धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह से पूछताछ में सामने आ रहे हैं बयानों में, वो चौंकाने वाले हैं कि ये सिंडिकेट कई राज्यों में फैला हुआ है और धर्मांतरण में लिप्त जिन महिलाओं को ये लोग शामिल करते थे उनको दूसरे देशों में भेजने जैसी बातें भी सामने आ रही हैं। वहीं छांगुर अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर जांच से बचना चाहता था, लेकिन ईडी ने उसकी रिमांड को ली है और आगे ईडी 2 लोगों को और रिमांड पे लेकर नीतू को और रेहान को लेकर के पूछताछ को आगे बढ़ाएगी। तो एक तरह से जो पूरा सिंडिकेट है अवैध धर्मांतरण का, उसका खुलासा हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी इनकी अवैध संपत्तियां हैं उनको आइडेंटिफाई, चिन्हित किया जा रहा है और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई फिर से जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हम हाथरस की बात करें तो जिस तरह से साइबर थाने में अवैध वसूली का मामला सामने आया, हालांकि एक सिपाही को उसमें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये भी एक चौंकाने वाला तथ्य है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, अगर साइबर में अगर कोई ठगी का शिकार होता है उसको न्याय देने की बजाय अगर वहाँ भी वसूली होने लगे पुलिस द्वारा, तो ये बहुत ही सोचनीय बात है और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक झटका भी है कि जहाँ पे आप इतने इनकाउंटर कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पे आप ही के बीच का कोई व्यक्ति वसूली जैसा रैकेट चलाता हो। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसमें इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तमाम बड़ी खबरें जिनसे आप सभी ने रूबरू कराया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही।